हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है आपके पास में। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं वो हम देखेंगे, और किस किस टाइप की होती हैं उनके टाइप्स देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे कि रस्टिंग कैसे होती है, यानी कि जो आपका लोहा है उसको जंग कैसे लगती है, और रेंसिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब आयरन होता है उसके ऊपर जो ब्राउन लेयर जम जाती है, ठीक है, जब वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब उसको क्या बोलते हैं, रस्ट लग गई है हमारे आयरन के ऊपर, तो वो भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो कि है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग फ्लेम। तो आपको आगे जा कर के इस चीज़ का क्वेश्चन आएगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही इसी एक्सपेरिमेंट से है। तो एक्टिविटी है, टेक अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन नियरली 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। द रिबन हैज़ जनरली अ coating of magnesium oxide on its surface. It is formed when the ribbon is kept exposed to air for some time. In order to remove this white coating, rub the metal surface with a sandpaper several times till it acquires its original luster. Hold the ribbon with a pair of tongs and burn it in air, either on a spirit lamp or on a burner. Okay, the ribbon burns with brilliant or dazzling flame. Energy in the form of heat and light is emitted. As a result of burning of the ribbon, a white ash or white powder is formed and can be collected in a china dish or on a watch glass. On examination, the white powder is found to be magnesium oxide and has been formed by the combination between magnesium and oxygen, which is a constituent of air and supports combustion. तो जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करने जाओगे तो आपके पास में क्या होगा, एक मैग्नीशियम रिबन लोगे आप, जो कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, तो आपने जहाँ पर लेबोरेटरी में कई बार जैसे ये होगा आपका मैग्नीशियम रिबन, तो और भी बहुत सारी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, आपके सराउंडिंग में और भी बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो हो सकता है वो उनमें से किसी ना किसी गैस के साथ पहले रिएक्ट हो चुका हो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ताकि वो अच्छे से बर्न हो जब हम एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके लिए हम उसकी जो कोटिंग होती है, वो जो लेयर जम गई होती है उसके ऊपर किसी ना किसी गैस की, उसको रिमूव करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सैंड पेपर क्या होता है, रेग मार्क को हम सैंड पेपर बोलते हैं, जो कि आपके घर पे जब पेंट हो रहा होता है और जब उस पुराने पेंट को निकाल रहे होते हैं, जिससे निकाल रहे होते हैं पुराने पेंट को, उसको ही बोलते हैं हम सैंड पेपर। ठीक है, जो कि पुराना पेंट निकालने के काम आता है, रगड़ रगड़ कर निकालते हैं ना वो लोग, तो वही होता है सैंड पेपर, जिससे वो रगड़ रहे होते हैं दीवार को और पुराना पेंट निकाल रहे होते हैं। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा जो रिबन है उसका जो ओरिजिनल लस्टर है, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल चमक है, वो उसमें आ जाए। और फिर क्या होगा, हम उसको टोंग, इसको बोलते हैं टोंग, जिससे हमने इसको पकड़ा हुआ है, हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे उसको, मैग्नीशियम रिबन को। और आपके सराउंडिंग में क्या होगी, ऑक्सीजन भी होगी, तो वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे ही हम उसको बर्न करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन कर जाएंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। तो आगे आपको क्वेश्चन ये है कि क्यों हमें सैंड पेपर से रब करना होता है मैग्नीशियम रिबन को। तो आपको ये पता चल गया कि क्यों कर रहे हैं, ताकि उस पर जो पहले से किसी गैस की लेयर बन गई होगी उसको रिमूव करने के लिए, ताकि वो अच्छे से स्मूथली बर्न करे। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको सैंड पेपर से पहले रब करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, तब जा कर के हम उसको बर्न करते हैं। तो बर्न आप या तो स्पिरिट लैम्प की मदद से कर सकते हो या फिर बर्नर ले सकते हो उसके लिए। ठीक है, तो ये आपके पास में ये इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। आगे भी आपको कुछ इसी तरीके के एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। तो नेक्स्ट आपके पास में जो इम्पोर्टेंट है वो है करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल चेंजेस, किस किस तरह के आपकी रिएक्शन में केमिकल चेंजेस होते हैं। If we analyze
the different activities which have studied, we conclude that all these the original substance lose their identity as well as nature and form new substances. These are known as chemical changes. तो chemical change में क्या होगा, जो आपका पुराना substance होगा वो पूरी तरह से गायब होकर के एक नया substance फॉर्म कर देगा, तो उसको हम बोलते हैं chemical change। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर कुछ केमिकल चेंज हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशंस द फीचर एसोसिएटेड विद दीज चेंजेस आर समड अप एज फॉलोज। तो हमने जो भी आपके पास एक्सपेरिमेंट करे, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो रही है। तो अलग अलग जगह पे क्या होगा, जैसे पहले हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, लेकिन उसने क्या फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो केमिकल चेंज हुआ, एक नई चीज़ उसने बना दी है। ठीक है, there is generally a change in color of the reacting species take part in the change. Example, in the rusting of iron nails, rust is brown in color whereas the nails are black. तो क्या होगा, कई बार आपके जो केमिकल चेंजेस हैं वो आपको कलर के थ्रू भी पता चलते हैं। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन है, आयरन की जो नेल होती है वो होती है ब्लैक कलर की, और उसके ऊपर रस्ट जब लग गई होती है तो वो कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है। ठीक है, ब्राउन कलर की क्या होती है, रस्ट होती है। और जो रस्टिंग है वो कब होगी, जब बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर आर नीडेड फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, तो जैसे आपने, जैसे कि लोहे के सरिया वगैरह होता है, उसको खुला छोड़ दिया होता है आपने, तो उसके ऊपर भी ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। वो भी क्या होती है, रस्टिंग होती है। और वो कब होगी, जब ऑक्सीजन और वाटर दोनों होंगे, अदरवाइज रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस नॉर्मली चेंजेस। तो फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारे फिजिकल स्टेट्स होती हैं। तो उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। एग्जाम्पल, इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन द ऐश फॉर्म्ड इज अ वाइट पाउडर वेर एज मैग्नीशियम इज अ मेटल एंड द रिएक्टिंग एयर और ऑक्सीजन इज अ गैस। तो क्या हुआ, यहाँ पर मैग्नीशियम था हमारे पास एक रिबन, जो कि मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होता है, जो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा था, एयर के साथ में। एयर क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, जो कि क्या है, गैस है, उसके साथ में वो रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो दोनों डिफरेंट फिजिकल स्टेट थी दोनों की। मैग्नीशियम एक मेटल था और ऑक्सीजन क्या थी, एक गैस थी, और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को फॉर्म कर दिया। तो इस तरह के आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस थे। पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स केमिकल चेंजेस। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू केसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, ऑल ऑफ देम आर accompanied by certain reactions known as chemical reactions. A chemical reaction represents the change of the species. ठीक है, स्पीसीज में चेंज आएगा। वो क्या हो सकते हैं आपके स्पीसीज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स taking part in the reaction into new species. The reacting species are known as the reactant and those formed as a result of the reaction are called products. ठीक है, तो आपके पास में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं एक केमिकल रिएक्शन में। जो दो चीज़ें रिएक्ट कर रही होंगी उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और एक नई चीज़ को फॉर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या थे, आपके दो रिएक्टेंट थे, वो दोनों कंबाइन कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, और उन्होंने प्रोडक्ट क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट हो गया। केमिकल चेंजेस आर अकम्पेन्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल चेंज किसके साथ अकम्पेन्ड होते हैं, बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इक्वेशंस फॉर केमिकल रिएक्शंस। तो आप इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फिर आपके पास जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप हर बार उस चीज़ को वैसे नहीं लिख सकते हैं, तो आपको उसको शॉर्ट में लिखने के लिए इक्वेशंस बनाई गई हैं। We have seen that all chemical changes are accompanied by chemical reactions. These reactions can be described in sentence फॉर्म बट द डिस्क्रिप्शन इज़ क्वाइट लॉन्ग। ठीक है, तो हम सेंटेंस में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा आपके पास मेथड। केमिकल इक्वेशन हैव बीन फ्रेम्ड टू डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शंस। तो हम किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अ केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस विच रिएक्ट कौन करेगा, उनको क्या बोलेंगे, जो रिएक्ट करेंगे वो उनको बोलेंगे हम रिएक्टेंट्स, विद द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड।
उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन किसके साथ लिंक करती है? केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, आपके पास में एक रिएक्टेंट होते हैं दो जो रिएक्ट करते हैं और एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं जिसको कि हम प्रोडक्ट बोलते हैं। वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपली चेंजेस ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, दे डू नॉट गिव द ट्रू पिक्चर ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। तो आपके पास में यहाँ पर सिंबल का हम यूज़ करते हैं किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन होगी तो उसको केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और सिंबल का यूज़ करेंगे। द केमिकल इक्वेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दीज आर वर्ड इक्वेशंस और सिंबल इक्वेशंस, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। वर्ड वाली होगी हमारे पास ये, जैसे कि आगे हम डिस्कस करेंगे, और सिंबल वाली क्या होगी, उसमें हम सिंबल यूज़ करेंगे। तो राइटिंग वर्ड इक्वेशन, तो वर्ड इक्वेशन को हम देखते हैं। इन अ वर्ड इक्वेशन, एज द नेम सुजेस्ट्स, the reactant and product species involved in a particular reactions are written as words. For example, the word equation when magnesium ribbon burns in oxygen to form a white powder of magnesium oxide may be written as follows. तो क्या होगा, उसके लिए हम वर्ड रिएक्शन लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे और हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ओके, हम इसी तरीके से लिखेंगे ना वर्ड की फॉर्म में। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोला, रिएक्टेंट बोला। द वर्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड इज, अगर हम वर्ड इक्वेशन लिखें लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, तो आप क्या करोगे, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड, ये हो गई ना वर्ड इक्वेशन। तो ये दोनों आपके रिएक्टेंट है। तो लेड किसके साथ में फॉर्म हो जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटाशियम नाइट्राइड बन जाएगा। जैसे कि लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट आपके पास प्रोडक्ट बन गए, दो नई चीज़ें बन गई, ठीक है। तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो पहले की जो चीज़ होगी वो पूरी तरह से गायब होकर के एक नई चीज़ बना देगी। तो वो क्या हुआ, आपका केमिकल चेंज हुआ। तो अब जब आपने क्या करना है, इन जनरल अ वर्ड इक्वेशन, अभी हमने देख ली वर्ड इक्वेशन किस तरीके से करी जाती है रिप्रेजेंट, तो हम वैसे ही लिख देते हैं सिंपली जो आपके पास में बताया होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है, उनमें क्या होगा, प्लस साइन होगा। द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद द प्लस साइन बिटवीन देम। तो आपको ये याद रखना है कि रिएक्टेंट कौन सी वाली साइड में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे और प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में होंगे, ठीक है। एन एरो, ये जो एरो बना है इनके रिएक्शन के बीच में, सेपरेट्स द रिएक्टेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट, ये क्या करता है, सेपरेशन का काम करता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड पॉइंट्स टुवार्ड्स द प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। ये जो बोला जाता है कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट रहेगा और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट रहेगा होगा। कई बार आपके पास स्पेस नहीं रहता है तो आप क्या करते हो, एरो को नीचे लगा करके भी लिख देते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, मैं जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पर एरो लगा दूंगी और नीचे लिख दूंगी जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मेरा तो एरो यहाँ पर नीचे आया, तो ये दोनों तो अप और डाउन हो गए, यहाँ पर तो राइट और लेफ्ट रहा नहीं। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि आपके पास में एरो का हेड कहाँ पर है, जहाँ पर एरो का हेड होगा वहाँ पर ही आपका प्रोडक्ट होगा। तो राइटिंग सिंबल होते हैं। फिर हमने देखा था कि वर्ड इक्वेशन होती है और एक सिंबल इक्वेशन होती है। तो जैसे हमने देखी थी मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन, तो उसमें हम क्या करेंगे, अ केमिकल इक्वेशन कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज नोन एज सिंबल इक्वेशन। तो क्या होगा, आपके पास जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पार्ट कर रहे हैं, टेक पार्ट कर रहे हैं इन केमिकल रिएक्शन में, उनके हमें सिंबल पता होने चाहिए। तो जैसे कि मैग्नीशियम रिबन वाली जो हमने पीछे देखी रिएक्शन, उसमें क्या था, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं, Mg उसका सिंबल रहता है और ऑक्सीजन का रहता है O2। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो उसको बोला MgO। तो ये थी इसकी सिंबल इक्वेशन। वर्ड में हम पूरा नाम लिख दे रहे थे इनका, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पर सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही हमारी नेक्स्ट थी लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड। तो लेड को हम किससे डिनोट करते हैं, PV से, और नाइट्रेट है प्लस पोटाशियम आयोडाइड है, तो उन्होंने क्या फॉर्म करा था, लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। तो हमने किस तरीके से इसको बता दिया, इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंबल इक्वेशन बोलेंगे।
अब नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो आपके पास कई बार केमिकल इक्वेशन जैसे कि ये दी हुई है, तो ये क्या हो जाती है, कई बार बैलेंस होती है, कई बार अनबैलेंस भी होती है। तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो वो हम देखेंगे कि क्यों हमें किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation means that the number of the same atoms on both side of the chemical equation must be equal। ठीक है, तो बैलेंस्ड कब बोलेंगे, मतलब कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है जैसे कि ये है, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ एटम इस साइड में है, रिएक्टेंट साइड में है, उतने ही मेरे प्रोडक्ट साइड अगर होते हैं तो मैं उसको बोलूँगी कि ये मेरी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लो मेरे रिएक्टेंट साइड में नंबर बढ़ जाता है एटम्स का और प्रोडक्ट साइड में कम हो जाता है, तो वो मेरी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। कई बार आपके प्रोडक्ट साइड में भी नंबर हम बढ़ जाता है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्शन जो इक्वेशन होती है उसको बैलेंस करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस कहलाएगी। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं बैलेंसिंग से लेकर के केमिकल इक्वेशन को, और आगे आपकी इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगी डेफिनेशन, द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। तो क्या मास जितना आपके रिएक्टेंट का है उतना ही आपका प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए एक रिएक्शन में, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तब। ठीक है, ऑल द थ्री सिंबल इक्वेशन लिस्टेड आर नॉट बैलेंस्ड, दीज आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट इक्वेशन द नंबर, तो जो हमने ऊपर जितनी भी हमने रिएक्शन देखी, एक हमने देखी मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाली जिसमें कि आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, दूसरी हमने देखी लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड वाली जिसमें हमारे पास लेड आयोडाइड और पोटाशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ, एक हमने देखी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जिसमें जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। तो ये सारी की सारी ही क्या है, अनबैलेंस हैं, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने सबसे पहले कौन सी वाली ली है इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन ली है हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसी तरीके से हमने इसको ऊपर रिप्रेजेंट करा था। ठीक है, और आपके पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन मेरे पास 2 हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, और Mg यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। चलो Mg तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ी ना बैलेंस है, मेरे पास यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर एक है, तो ये क्या बन गई, अनबैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। तो अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी मेरे पास 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, तब ये बैलेंस होगी। द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन में बी रिटन एज, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से दी होगी, हम क्या लगा देंगे, मेरे को 2 चाहिए थे ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो 2 मेरे पास ऑक्सीजन तो हो गए 2, लेकिन 2 इन दोनों के साथ में लगा है, तो Mg भी मेरे पास 2 बन गए। तो इसलिए मेरे को इस साइड भी अब क्या करना पड़ेगा 2 लगाने पड़ेगा, तब आपकी ये सारी की सारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब 2 ही मेरे पास Mg हैं, 2 ही ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में हैं और 2 ही मेरे पास प्रोडक्ट साइड में हैं, Mg भी और ऑक्सीजन भी। लेट अस ट्राई टू एनालाइज as to what happens in a chemical reaction. The atoms of one element do not change into the atoms of other elements. Similar, the atoms neither disappear from the reaction mixture nor do they appear from somewhere. Actually, a chemical reaction simply involves an exchange of partners during the reaction. As a result, no change in mass occurs and the law of conservation of mass holds good. This can be illustrated by the reaction between hydrogen and oxygen to form water. तो आपको क्या बताया गया है कि कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें क्या रहता है, अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस देखी उसमें हमने देखा कि जो एटम है किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो दूसरे एटम में चेंज नहीं हो रहा है,
और सिमिलरली द एटम नाइदर डिसअपियर फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, और ना ही वो एटम उस रिएक्शन मिक्सचर से कहीं गायब हो रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन था, तो आगे जाकर के मेरा प्रोडक्ट भी क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन सिंपली इन्वॉल्व्स अ एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स। वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ एक्सचेंज हो जाता है पार्टनर्स के पास में। क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देखिए आपके पास में क्या था, लेड नाइट्रेट था प्लस पोटाशियम आयोडाइड था। हमने बोला कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही वो डिसअपियर होते हैं, लेकिन वो क्या करते थे, अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे कि लेड था वो आयोडाइड के साथ कंबाइन कर गया, और जो पोटाशियम था वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन कर गया, तो इनके जो पार्टनर्स हैं वो अलग बन हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन होती है। और यहाँ पर एक बात जो हमें याद रखनी पड़ती है कि यहाँ पर इनके मास में चेंज नहीं आना चाहिए, और उसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, वो हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दी है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और आपके पास बन जाता है H2O। ईच ऑफ वाटर H2O कंटेन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास H2O होता है, तो मतलब कि 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगी। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर बीच में क्या है आपका ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, तो H2O इस तरीके से आपके पास में बनता है। दिस मीन्स दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमें इससे क्या पता चला कि अगर हमारे पास में क्या हो रहा है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, दिस मीन्स दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 मॉलिक्यूल होगा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल में 2 होते हैं ना, डायटोमिक होता है ये O2, विच कंटेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इसने 2 एटम कंटेन करे हैं ऑक्सीजन के, विल कंबाइन विद, आगे जाकर के वो किसके साथ में कंबाइन करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि 2H2 हो जाएगा आपके पास, 2 मॉलिक्यूल हैं। तो ये भी कैसे एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो 2H2 हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जैसे कि ये। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये आपके पास में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर देख रहे हो 2H2 है, मतलब कि 2 × 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर क्या बन रहा है, 2H2O, 2 × 2 4, तो 4 हाइड्रोजन है और 2 बाहर लगा है, तो ये ऑक्सीजन के साथ भी है, मतलब कि 2 ही हमारे ऑक्सीजन है। तो ये इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस्ड है। और बैलेंसिंग के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल। ये कैसा मेथड है जिसमें कि हम किसी केमिकल इक्वेशन में बोथ साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एटम्स को क्या कर देते हैं, उनका जो नंबर होता है उसको बराबर कर देते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास में मेजर जो स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के लिए वो क्या होते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन, कीप द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट्स ऑन राइट साइड, सेपरेट देम बाय एन एरो हेड पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। जैसे कि आपको पता है, हम क्या ले लेंगे, एक वर्ड इक्वेशन लिखेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को रख लेंगे, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रख लेंगे, और आपका हेड जिस साइड को पॉइंट किया होता है, तो पॉइंट ऑफ हेड कहाँ को होगा, प्रोडक्ट साइड में होगा। कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू द सिंबल इक्वेशन, फिर हम उसको सिंबल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, राइटिंग द सिंबल्स एंड फार्मूला ऑफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, फिर हम उनके फार्मूलाज लिखेंगे। मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इक्वल बाय अ सुटेबल मेथड, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुटेबल मेथड होता है जिससे कि हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, दोनों की रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के एलिमेंट में नंबर को बराबर करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, इसी को ही हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, वर्ड इक्वेशन लिखी, जिंक है मेरे पास और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और मेरे पास क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। अब मैं इनका सिंबल लिखूंगी, तो जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ठीक है, तो मेरे पास बोला है जिंक सल्फेट बन गया, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पार्टनर्स हो रहा है, देख रहे हो ना आप, तो जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया है। ठीक है,
तो जिंक सल्फेट बन गया और H2 अकेला रह गया। तो ये मैंने लिख दी इसकी सिंपल इक्वेशन, पहले वर्ड फिर सिंबल। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास रिएक्शन दी है उसमें मुझे नंबर काउंट करने पड़ेंगे एलिमेंट के। तो मेरे पास जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फेट में S था और ऑक्सीजन था। तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में मेरे कितने कितने आइटम हैं, जिंक के, हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में अगर मैं देखूँ तो जिंक मेरे पास एक है, एक ही प्रोडक्ट साइड में भी है जिंक, ठीक है। तो मैं दोनों साइड में क्या कर दूँगी, 1 1 कर दूँगी। मेरे पास एक ही जिंक यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड में और एक ही प्रोडक्ट में भी है। और H2 है मेरे पास रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। सल्फ़र मेरे पास 1 है और यहाँ पर भी 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है आपकी, बैलेंस्ड है, क्योंकि सब नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो बराबर हैं दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जिंक मेरे पास 1 1 थे दोनों साइड, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। हाइड्रोजन 2 थे यहाँ पर भी और प्रोडक्ट में भी। सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 4 4, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में भी 4 थे, प्रोडक्ट साइड में भी 4 थे। तो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल, द इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन थी। तो इस तरीके की भी आपके पास में इक्वेशंस होती हैं। एक और एग्जांपल इसमें हम देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो आपके पास एक मैग्नीशियम मेटल है जो कि रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैं क्या करूँगी, वर्ड इक्वेशन लिखूँगी ना सबसे पहले। तो मैंने क्या करा, मैग्नीशियम लिख दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया। मैग्नीशियम क्या होता है, एक मेटल होता है। और मेरे पास बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने लिख दिया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं इनके सिंबल लिखूंगी। तो मैग्नीशियम का होता है Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा MgCl2, ठीक है। क्लोरीन आपकी गैस है तो ये डायटोमिक फॉर्म में होती है, प्लस हाइड्रोजन H2 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए, केमिकल रिएक्शन है, पार्टनर्स एक्सचेंज हो गए। MgCl के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन आपका अकेला रह गया। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मेरे पास रिएक्टेंट साइड में मेरे पास पहले तो हम देखते हैं कि मेरे पास एलिमेंट कितने हैं। एक तो Mg है, एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ठीक है। 3 एलिमेंट है मेरे पास। तो अगर मैं रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम को देखूँ तो मेरे पास 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में देखूँ तो मेरे पास 1 है। और हाइड्रोजन को देखूँ तो हाइड्रोजन मेरे पास रिएक्टेंट साइड में 1 है और यहाँ पर तो 2 है, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो मतलब ये जो आपके पास इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन चाहिए और 2 ही क्लोरीन चाहिए, तब जा कर के ये बैलेंस होगी, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ये जो चार्ट है इसको ड्रॉ करना है, तभी आपको वहाँ पर अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है। तो यहाँ पर कितने थे, 1 और क्लोरीन थे और जो हाइड्रोजन थे वो आपके दोनों ही प्रोडक्ट साइड में 2 2 हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड में ओनली 1 1 है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, A simple look at the equation reveals that number of magnesium atoms are equal, ठीक है। वो तो 1 1 ही है on both side. At the same time the number of chlorine and हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम स्टेप 2 करेंगे। इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स वेदर ऑफ रिएक्टेंट और ऑफ प्रोडक्ट। तो हमें हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर है। देन यूज़ एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट टू बैलेंस इट्स एटम्स। तो हमें एक एप्रोप्रिएट कॉफिशिएंट लेना है जिससे कि ये सारा बैलेंस हो जाए। इन दिस केस द कंपाउंड इज MgCl2। इस केस में हमारा जो कंपाउंड है वो है MgCl2। हेयर Mg आइटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड, Mg तो बैलेंस्ड है 1 ऑन बोथ साइड। टू बैलेंस द एटम्स ऑफ क्लोरीन के जो हमें अगर एटम को बैलेंस करना है, पुट कॉफिशिएंट 2 बिफोर HCl ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में करना पड़ेगा पुट, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में तो पहले से ही 2 2 हैं, लेकिन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 1 है। तो मैं क्या करूँगी,
H से पहले 2 को लिख दूंगी, तो 2HCl अगर हो जाता है मेरा, तो 2 ही मेरे हाइड्रोजन हो गए, 2 ही क्लोरीन हो गए, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो Mg है प्लस 2HCl, और क्या बन गया, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, तो क्या हो गए, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 ही क्लोरीन हो गए, और यहाँ पर भी 2 ही क्लोरीन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये मेथड होता है रिएक्शन को बैलेंस करने का। सबसे पहले उसके लिए हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, फिर सिंबल इक्वेशन लिखेंगे, फिर देखेंगे कि उस केमिकल जो आपकी रिएक्शन है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड है और कितने प्रोडक्ट साइड है। तो इस तरीके से चार्ट ड्रॉ करेंगे, पहले एलिमेंट देखेंगे वो लिख लेंगे, फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में एटम देखेंगे वो लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। जो अनबैलेंस होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सबसे आपके पास में मैक्सिमम नंबर होगा उससे स्टार्ट करेंगे और एक फर्दर कोफिशिएंट को चुनेंगे, जिससे कि आपका ये सारा का सारा अच्छे से बैलेंस हो जाए। क्योंकि 2 की ही कमी थी, तो मैंने आराम से क्या करा, यहाँ पर तो पहले से ही थे प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ही कम थे, तो मैंने 2HCl लगा दिया। मैं Mg तो मेरे पास 1 नहीं है, तो यहाँ पर तो मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर ही कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी बाकी सारी रिएक्शन बैलेंस होंगी। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है हमारे पास, टाइप डिफरेंट टाइप होते हैं। एक होती है कॉम्बिनेशन, एक होती है डीकम्पोजिशन, एक होती है डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, डिकम्पोजिशन नहीं होगी, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। और एक होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कॉम्बिनेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 चीज़ें कंबाइन हो रही होंगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance under suitable conditions। ठीक है, तो 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इन दीज रिएक्शंस द कॉम्बिनेशन में टेक्स प्लेस। तो कॉम्बिनेशन कैसे यहाँ पर बनेगा, बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स, या तो 2 या 2 से ज़्यादा आपके एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन होगा। बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड्स है तो वो कंपाउंड होंगे, या क्या होगा, एलिमेंट या कंपाउंड भी हो सकता है। आपके पास में एक एक्टिविटी दी है, इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टेक अबाउट 2 ग्राम टू 3 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड क्विक लाइम। ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम होता है, दैट इज CaO। ठीक है, कैल्शियम के लिए Ca और ऑक्साइड के लिए O। ठीक है, जैसे MgO बना था हमारा। इन अ ग्लास बीकर पोर वाटर ओवर इट वेरी स्लोली, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमारे पास इस तरीके से क्या होगा, बीकर होगा, उसमें हम क्या ले लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड ले लेंगे और उसमें वाटर को पोर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बना, द रिएक्शन इज़ हाईली वाइग्रस एज वेल एज एक्सोथर्मिक। तो ये जो रिएक्शन होती है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में क्या डालते हैं, पानी को डालते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उनको बोलते हैं जिनमें कि हीट रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होगी उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। और एक होगी एंडोथर्मिक, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो एक्सो से आपको पता चल रहा है कि आपके यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज हुई, बाहर निकली, और एंडो से पता चल रहा है कि अंदर की तरफ को गई है, मतलब कि एब्जॉर्ब हुई है हीट। ठीक है, तो आपके पास फिर क्या बन जाएगा, इट इज़ अकम्पेन्ड बाय हिसिंग नॉइस एंड बबल्स। तो आवाज़ आती है आपको, थोड़ी थोड़ी सी नॉइज बनता है और बबल्स बनते हैं। इनफैक्ट सॉल्यूशन इज इनिशियली स्टार्ट्स बॉइलिंग। इनफैक्ट आपका जो सॉल्यूशन है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, वो धीरे धीरे बॉयल भी करना शुरू कर देता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको कि हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन द 2 कंपाउंड्स। तो ये आपको याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछता है तो आपने बोलना है कि क्विक लाइम प्लस वाटर आपके पास में क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम बनता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो सबसे पहला है आपके पास कंबस्शन ऑफ कोल। ठीक है, जो आपका कोयला होता है तो C कार्बन है प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो 2 थे, दोनों ने कंबाइन करके एक
आपके पास में प्रोडक्ट बना दिया जिसको कि हमने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन भी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर विच इज़ इनिशियली इन द गैसियस स्टेट दैट इज स्टीम। तो हाइड्रोजन बर्न होती है इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब आपकी हाइड्रोजन बर्न होगी टू फॉर्म, तो आपके पास क्या बनता है, वाटर बनता है, जो कि कैसा होता है, इन गैसियस स्टेट में होता है, विच इज़ इनिशियली इन द गैसियस स्टेट दैट इज स्टीम। तो जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड में ना होकर के इनिशियली वो एक स्टीम होती है आपके पास में, लेकिन जब वो कूल डाउन होती है तब वो लिक्विड बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके पास में क्या बन गया, 2H2 + O2 और 2H2O। जैसा कि हमने पीछे देखा था, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बन गए हैं वाटर के। ठीक है, जब हमने 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, तब आपके पास 2 मॉलिक्यूल बने वाटर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में ये वाटर बन गया। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड, ये भी आपके पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, आपके पास में आयरन होगा प्लस सल्फर होगा और आयरन सल्फाइड बन जाएगा FeS। और ब्लैक मास होता है आपके पास, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मास। कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी क्या है, अमोनिया है प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड है, दोनों गैसेज हैं। आपके पास में क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, NH4Cl। ठीक है, यहाँ पर था, यहाँ पर 3 थे, यहाँ पर 1 था, तो NH4 और Cl, तो 2 कंबाइन करके यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसी तरीके से आपके पास आगे भी दी हुई हैं, जैसे कि फेरिक क्लोराइड है। तो फेरिक क्लोराइड क्या है आपके पास में, 2Fe + 3Cl2, ये भी क्या होती है 2FeCl3। तो आप नेक्स्ट है आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब उसको देखते हैं। नाम से आपको पता चल रहा है डीकम्पोजिशन में क्या होगा, द रिएक्शंस इन विच इन a single substance splits into 2 or more simpler substances under suitable condition। क्या होगा, एक जो आपका सिंगल सब्सटेंस होगा वो ब्रेक हो जाएगा into 2 or more simpler substances, उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके पास में दोबारा से एक एक्टिविटी दी गई है। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर के होंगे, taken in a dry test tube over the flame of a burner. Initially, the crystals change to a dirty white solid. Actually, the crystals have the chemical formula. क्या chemical formula होगा, आयरन के क्रिस्टल के पास FeSO4 7H2 एंड द हाइड्रेटेड सॉल्ट इज नोन एज ग्रीन विट्रियोल। तो यहाँ पर वाटर लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो इस हाइड्रेटेड सॉल्ट का नाम क्या है, ग्रीन विट्रियोल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने याद रखना है दैट इज FeSO4.7H2। ये कैसा होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है। ठीक है, इसमें वाटर है। तो रिएक्शन के दौरान क्या होगा, डिकम्पोजिशन में, अपॉन हीटिंग दे लूज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म फेरस सल्फेट। इनका ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको ये लूज कर देंगे जब हम इसको हीट करेंगे, और क्या रह जाएगा आपके पास, फेरस सल्फेट। और ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये अलग से रिलीज हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, इट इज़ एन एनहाइड्रस सॉल्ट विद डर्टी वाइट कलर। एनहाइड्रस मतलब कि यहाँ से पानी रिमूव हो चुका है, तो ये होगा ग्रीन विट्रियोल। हीट करेंगे और आपके पास डर्टी वाइट एनहाइड्रस, पानी नहीं है, अब पानी साइड से निकल गया है। ठीक है, तो पानी आपका अलग से निकल गया, दैट इज 7H2O। तो ये हो गया डिहाइड्रेट। तो इसको बोला, ये इस तरीके की रिएक्शन होगी। तो एक था आपके पास डिकम्पोज कर गया इंटू 2। ठीक है, 2 में ब्रेक कर गया अंडर सुटेबल कंडीशन। तो कंडीशन क्या दी हमने, हीट दी। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए डिफरेंट आपके पास कंडीशन रहती हैं। तो अगर हम फर्दर इसको डर्टी वाइट, ये जो आपके पास फेरस सल्फेट है, इसको अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो ये कंपोज हो जाता है आपका फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, सिंस डीकम्पोजिशन हैज़ बीन कैरिड अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो यहाँ पर हम दोनों ही केसेस में हीट दे रहे हैं, तब ये डीकम्पोजिशन हो रही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। क्योंकि ये जो हमने रिएक्शन देखी अभी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये किसके
क्या कंडीशन हम इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम इसको हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं। जब हीट की प्रेजेंस में आपकी कोई रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी होती है, वाटर की होती है। और सेकंड आपके पास जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जैसे ही हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया इनटू 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये कब हुई, तो इलेक्ट्रोलिसिस जब हमने इलेक्ट्रिक करंट को पास करा तब ये डिकम्पोजिशन हुई है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो आपके पास में जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, इस तरीके से चाइना डिश में लिया है और सनलाइट इसको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, इनटू सिल्वर प्लस क्लोराइड में। तो क्या हुआ, जो एक्चुअली सनलाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स विच आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट में फोटोन्स होते हैं जो कि एनर्जी के सोर्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं सिल्वर क्लोराइड को ब्रेक करने में। तो आपका जो AgCl है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट किस में टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती हैं। तो आपके पास यहाँ पर भी दिया है केमिकल रिएक्शंस कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं उनको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये आपको खास याद रखना है, ठीक है। तो आपको इस बात का क्लियरिटी हो गई होगी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं, एक है थर्मल और एक है इलेक्ट्रिकल और फोर्थ है और थर्ड है आपके पास में सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, दैट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन। और अब हम एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड दिया है सबसे फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन पोटाशियम क्लोराइड इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज इनटू पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आपके पास में क्या है, पोटाशियम क्लोरेट है और इसको जब हमने स्ट्रांगली हीट करा तब आपके पास बन गया पोटाशियम क्लोराइड और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन गए। इफ द डिकम्पोजिशन इट कैरिड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इट टेक्स प्लेस एट अ लोअर टेम्परेचर। इन दिस केस मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ कैटालिस्ट। तो कई रिएक्शन में कुछ रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए होते हैं, कैटालिस्ट चाहिए होते हैं, जो कि आपकी रिएक्शन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की अगर हमने डिकम्पोजिशन करनी होती तो ये कैसी होती है, लो टेम्परेचर पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड करना पड़ता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड ऐड करना पड़ता है एज अ कैटलिस्ट, इस तरीके से है। तो यहाँ पर हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। तो जब ये डिकम्पोज करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी हीट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड जो हमने देखा था, कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या होता है आपके पास, क्विकलाइम होता है और इट इज़ अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट। सीमेंट का मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन का, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड भी क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। द डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी इज अकम्पेन्ड बाय नंबर ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन एक्सेट्रा आर द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अवर फूड। दे डिकम्पोज टू फॉर्म नंबर ऑफ सिंपलर सब्सटेंसेस which further react releasing large amount of energy. It keeps our body working. तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि डाइजेशन कैसे होती है। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं आपके फूड के, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो उनको भी ये फर्दर किस में ब्रेक करती है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं जिनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी क्या हुई, डाइजेशन ऑफ फूड भी आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। थर्ड टाइप आया आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ किसी को डिस्प्लेस कर रही है। डिस्प्लेस मतलब कि उसकी पोजीशन ले रही है और उसको किसी दूसरे प्लेस पर भेज दे रही है। द केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और
प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो यही आपको बताया जा रहा है कि जब आपका एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो आपके पास में कुछ एग्जाम्पल हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट के, इस तरीके से आपको दिए हुए हैं। जिंक डिस्प्लेसेस, इस तरीके से है आपके पास में रिएक्शन, जिंक डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो क्या है, जिंक है प्लस फेरस सल्फेट है, तो जिंक सल्फेट बन गया। तो जिंक ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और जिंक सल्फेट बना दिया, खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसने क्या करा, जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया और आयरन अलग हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, किसी एक एलिमेंट ने आपके ने दूसरे एलिमेंट की जगह को ले लिया है। आयरन डिस्प्लेसेस लेड फ्रॉम एक्वा सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपके पास सेकंड है, तो आयरन है Fe, यहाँ पर था लेड नाइट्रेट, तो आयरन ने क्या करा, लेड की जगह ले ली और आयरन नाइट्रेट बना दिया। ठीक है, प्लस लेड बन गया आपके पास में। ठीक है, जैसे कि लेड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। तो क्या होगा, लेड है आपके पास और कॉपर क्लोराइड है, तो क्या करा, लेड ने क्लोराइड के साथ जुड़ गया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया इसने, लेड ने कॉपर को हटा दिया और खुद क्लोरीन के साथ में जुड़ गया। तो क्या बन गया, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका जो आपके पास नेक्स्ट टाइप आता है रिएक्शन का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। वहाँ पर दो मेटल एक दूसरे की जगह को लेंगे, यहाँ पर एक चेंज कर रहा है, वहाँ पर दो चेंज करेंगे पोजीशन को। ठीक है, तो यहाँ पर दी है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन component each of both the reacting molecules get exchanged to form a product. This means that double displacement has taken place. इसमें क्या होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दो आपके पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होंगे और उन दोनों ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल का कोई ना कोई एक एलिमेंट अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक एक्टिविटी है, इन अ ग्लास ट्यूब टेक एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, जो कि कलरलेस होगा। इन अनदर ट्यूब टेक एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, वो भी क्या होगा, कलरलेस होगा। ये है बेरियम क्लोराइड का और ये है सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। नाउ ऐड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज टू बेरियम क्लोराइड। जैसे कि यहाँ पर डाला जा रहा है, ड्रॉप वाइज क्या कर रहा है, ये सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल रहा है। तो यहाँ पर नीचे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्या बने, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट बनेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इज इमीजिएटली फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे बने ये वाइट प्रेसिपिटेट, इमीजिएटली बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हैं आप यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है BaCl2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, सोडियम सल्फेट है Na2SO4। तो क्या हुआ, बेरियम सल्फेट बना, बेरियम ने सोडियम की जगह को ले लिया और सोडियम ने क्या करा, बेरियम की जगह को ले लिया। तो दोनों ने क्या करी, अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, बेरियम चला गया सोडियम की जगह पे और सोडियम चला गया बेरियम की जगह पे। तो बेरियम ने बना दिया बेरियम सल्फेट और सोडियम ने बना दिया सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका कॉमन सॉल्ट होता है, दैट इज़ NaCl। ठीक है, तो इसके लिए अब हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। On mixing on an aqueous solution of silver nitrate with that of sodium chloride, a curdy white precipitate of silver chloride is formed. तो क्या होगा, आपके पास में सिल्वर नाइट्रेट होगा प्लस सोडियम क्लोराइड होगा, तो एक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे किसके, सिल्वर क्लोराइड के, और आपके पास में सोडियम नाइट्रेट अलग से बन जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर एजी ने क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को, Ag ने ले ली जगह सोडियम की और सोडियम ने ले ली जगह सिल्वर की। Ag क्या होता है आपके पास, सिल्वर। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, Ag जुड़ गया Cl के साथ, Na जुड़ गया NO3 के साथ, तो बना दिया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरीके से यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। रिएक्टेंट साइड वाले कौन करेंगे, रिएक्टेंट साइड वाले, दोनों ही मॉलिक्यूल में से दोनों ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड के उनका एक एलिमेंट आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो आपके पास आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन
फ्रॉम अ सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन, द सब्सटेंस, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास में ऑक्सीडेशन, कब बोलेंगे हम कि इस रिएक्शन में, इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुई है, तो ऑक्सी से आपको पता चल रहा है कि वहाँ पर एडिशन होगी ऑक्सीजन की और रिमूवल होगा हाइड्रोजन का। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आप ये देखोगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है प्रोडक्ट साइड में और हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो मतलब वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में अब हम देखेंगे। द सब्सटेंस विच either gives oxygen or removes hydrogen in an oxidation reactions is known as an oxidizing agent। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन में, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका क्या काम होगा, वो ऑक्सीजन को ऐड कराएगा उस केमिकल रिएक्शन में और रिमूव करेगा हाइड्रोजन को। तो मतलब कि एक ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या हुई, ऑक्सी से पता चल रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी, और जो इस चीज़ को करने में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है आपके पास रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होगी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी। तो आपको सिंपली इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, बस ऑक्सी से याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी। और ऐसा एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करेगा और ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, उसको बोलेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो यहाँ पर आप एक रिएक्शन देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हीट की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखिए कि कॉपर का जब ऑक्सीजन, आगे सिर्फ क्या रह गया है, कॉपर रह गया है, कॉपर का ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है मतलब कि यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, और H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सी मतलब कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऐड हुआ है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन हो गई है। और एक होती है आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन नाम से आपको पता चल रहा है कि रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। रेड मतलब कि रिडक्शन भी और ऑक्स मतलब कि ऑक्सीडेशन भी हो रही है, जिसमें ये दोनों होंगी उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये भी क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। अपॉन हीटिंग जिंक ऑक्साइड विथ कोक, जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर फॉर्म्ड। कोक इज a reducing agent as it undergoes oxidation. Zinc oxide is an oxidizing agent as it undergoes reduction। तो क्या, और जिंक ऑक्साइड है प्लस क्या है, कोक है, जिसको कि सी इसका सिंबल रहता है, और क्या बनना है, हीट की प्रेजेंस में जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक ऑक्सीजन होती है तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो यहाँ पर जिंक के साथ में ऑक्सीजन था, लेकिन अगर आगे जाके प्रोडक्ट में क्या बन गया है, सिर्फ जिंक बना है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। और कार्बन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किसने हेल्प करी रिडक्शन में, रिडक्शन में हेल्प किसने करी है यहाँ पर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिडक्शन करवाने के लिए किसने हेल्प करी, जिंक को रिड्यूस कराने में किसने हेल्प करी है, इसने करी ना, क्योंकि इसने ले लिया जिंक का ऑक्सीजन। किसने ले लिया, कोक ने जिंक का ऑक्सीजन ले लिया, तब जाकर के इसके पास क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिसने हेल्प करी रिडक्शन में उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपका जो कोक है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और जिसने हेल्प करी ऑक्सीडेशन में, तो ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प करी है, यहाँ पर आपके जिंक ने करी है ऑक्सीडेशन में हेल्प, ठीक है। तो जिंक था आपका, ठीक है, जिंक आपका क्या बन गया है, अकेला आ गया, और कार्बन की इसने क्या करती, ऑक्सीडेशन करती, अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये इसने क्या करती, जिंक क्या बन गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कोक क्या बन गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपके पास ये क्या है, एक
रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें दोनों हो रही हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। इसमें एक समरी है कि केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप हैं आपके पास में। हमने सबसे पहले देखी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे, दो डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे, तो उसमें हुआ कॉम्बिनेशन। फिर एक थी हमारे पास में डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, दो डिफरेंट जो आपके पास में रिएक्टेंट थे, एक जो आपके पास में रिएक्टेंट था वो क्या कर रहा था, ब्रेक हो जा रहा था इनटू टू में, टू और मोर में, ठीक है। तो उसमें वो टूट जा रहा था, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी। दोनों ही जो आपके रिएक्टेंट साइड जो थे, रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल्स थे, उनका एक एक एटम अपनी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही क्या कर रहा था, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर रहा था। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होती है, ऑक्सी से पता चल रहा है कि वहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगी और हाइड्रोजन रिमूव होगी। और रिडक्शन से पता चल रहा है कि वहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन हुई है, मतलब कि वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो उसको बोला रिडक्शन। और जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कोरोजन देख लेते हैं। कोरोजन क्या होता है, प्रोसेस जिसमें कि आपके लोहे को जंग लगती है, उसको बोलते हैं कोरोजन। द केमिकल प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये आपने डेफिनेशन नोट कर लेनी है कि एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कि स्लो ईटिंग अप होती है, ठीक है। तो आपके लोहे को जंग धीरे धीरे लगती है, ठीक है। कब लगती है, जब उसको हम ओपन रखते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए, ठीक है। तब वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। और वो ब्राउन कलर क्या होता है आपका, रस्ट होता है। उसके ऊपर क्या गिरती है, बारिश गिरती है, ठीक है। वाटर और ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके रस्ट बन जाती है। वी ओपन द बोनेट ऑफ अ कार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वी फाइंड अ डिपॉजिट अराउंड द terminals of the battery. This is because of corrosion of the terminals. Black coating on the surface of silver and green layer on the surface of copper are the example of corrosion, ठीक है। तो ब्लैक कोटिंग अगर हो गई है सिल्वर के ऊपर तो उसको बोलेंगे क्रोजन, ठीक है। ग्रीन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर के ऊपर किस तरीके की लेयर आएगी, ग्रीन, ठीक है। आपका जो आयरन होता है उसके ऊपर किस तरीके की लेयर आती है, ब्राउन, ठीक है। तो इन केस ऑफ आयरन क्रोजन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। जब आयरन के ऊपर क्रोजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज सॉफ्ट एंड ऑल्सो पोरस, इट इज़ ब्राउन इन कलर, ठीक है। तो ब्राउन इन कलर का होता है और सॉफ्ट और पोरस सा होता है, आपने देखा होगा उसमें थोड़ा पोरस सा होता है वो। एंड इज़ फाउंड बाय द केमिकल एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। तो मैंने जैसा कि आपको कहा कि मॉइस्ट एयर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर हो सकती है एंड आयरन। तो किस तरीके से होगी, रस्ट का फॉर्मूला बनता है आपके पास Fe2O3, तो .XH2, मतलब कि ये क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है आपके पास। जब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगे होते हैं तो मतलब कि वो क्या है, एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो कैसे होगी, आपके पास में आयरन होगा प्लस ऑक्सीजन और वाटर होगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो ये आपके पास रस्ट का फॉर्मूला है। तो रस्ट क्या होती है, एक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड क्या है, तो आप लिखेंगे कि रस्ट होता है, ठीक है। जब आपका आयरन रिएक्ट कर जाता है विद ऑक्सीजन एंड वाटर तब वो रस्ट फॉर्म हो जाती है ब्राउन कलर की, और वो कैसी होती है, पोरस और मॉइस्ट होती है, ठीक है। अभी आपके पास में एक टॉपिक रह जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन हैज़ ऑल्सो डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन फूड एंड इटेबल्स। तो ऑक्सीडेशन जब आपकी फूड आइटम्स की हो जाती है या कोई अदर इटेबल्स हैं तो वो भी डैमेज हो जाते हैं। व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज लेफ्ट एज सच फॉर अ लॉन्ग टाइम इट बिकम्स स्टेल। तो आपने देखा होगा आपके जो आप लोग खाते हैं जैसे कि चिप्स हो गया या कुरकुरे वगैरह आप लोग खाते हैं, तो काफ़ी अगर आप कुछ टाइम के लिए उस पैकेट को खुला छोड़ देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉगी सा हो जाता है और उसका टेस्ट भी बेकार हो जाता है। तो वो कैसे थे, उनमें ऑयल थे, फैट थे ना, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ में और क्या बन जाते हैं, रेंसिड बन जाते हैं। The stale food often develops bad taste and smell. This is very common in case of curd or cheese, particularly in summer, ठीक है। तो कर्ड और चीज़ के साथ आपके साथ ऐसा होता होगा, कर्ड और चीज़ के साथ आपका
ऐसा होता है गर्मियों के दिनों में कि चीज़ अगर उसको ऐसे रखते हैं हम तो वो कैसा सा अजीब सा हो जाता है उसका टेस्ट, ठीक है। चलिए, द ऑयल्स एंड फैट्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू सर्टन बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? बैड स्मेलिंग कंपाउंड में आपके ऑयल और फैट कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तब, ठीक है। दिस इज़ नोन एज रेंसिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। आपके पास आगे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी है रेंसिडिटी को लेकर के, तो वहाँ पर आपने यही लिखना है। तो रेंसिडिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें, एज द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड्स। तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेंसिडिटी बोलते हैं। हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? वैक्यूम पैकिंग करेंगे हम। किस तरीके की पैकिंग करेंगे? वैक्यूम पैकिंग। फूड मटेरियल्स आर ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर में हम उनको पैक करेंगे तब वो सही रहेंगे। ऑक्सीजन हैज़ नो एक्सेस टू देम एंड ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन रेंसिडिटी इज़ प्रिवेंटेड। ऑक्सीजन उनके अंदर नहीं जा पाएगी और इस वजह से जो ऑक्सीडेशन के बाद में जो रेंसिडिटी होती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दीज डेज प्रेफरेंस इज़ गिवन पैकिंग अंडर वैक्यूम कंडीशन। तो आजकल वैक्यूम कंडीशन के अंदर जो है पैकिंग होती है इन सब चीज़ों की। कीपिंग फूड आइटम्स एट लोअर टेम्परेचर, जैसे कि रेफ्रिजरेशन हम कर दें, जैसे कि हमारा चीज़ था अगर हम उसको कैसे रखें? रेफ्रिजरेशन में रखें तो आपका वो भी ख़राब नहीं होगा, रेंसिड नहीं होगा। इससे भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन, अगर हम इन बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स एंड अदर सिमिलर स्टफ द एयर इज़ क्वाइट ऑफन रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन। हम क्या करते हैं? एयर को रिप्लेस कर देते हैं बाय नाइट्रोजन। तो आपने देखा है कि चिप्स और वगैरह के पैकेट आपके फूले हुए होते हैं, उनमें नाइट्रोजन गैस से उनको फिलअप करा होता है देंगे, तो उससे जो ऑक्सीडेशन होगी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि रेंसिडिटी को कॉज करते हैं। अवॉइडिंग सनलाइट, सनलाइट को आपको कई चीज़ों में बोला होता है कि सनलाइट से दूर रखें इस चीज़ को। इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू प्लेस फूड मटेरियल एंड कुक्ड फूड इन प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। इससे भी आपकी रेंसिडिटी स्लो डाउन हो जाती है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी, रेंसिडिटी क्या होती है और किस किस तरीके से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्या होती है रेंसिडिटी और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमने एवरीथिंग पढ़ी है इस चैप्टर में। अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे बताइएगा। एंड आई होप जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था 10th क्लास का, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइज, टेक केयर, गुड बाय।